हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में RO के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो समान अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट यानी जिसमें 140 टोटल क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में हम 140 क्वेश्चन देखेंगे और ये वीडियो RO के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में चलते हैं। और वीडियो में चलने से पहले दोस्तों, अगर अभी आप तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम इसका आंसर जल्दी जल्दी बता देते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 इसका भोगवा नदी। जो भोगवा नदी है ये जो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल है, लोथल कहाँ है? लोथल दोस्तों गुजरात में है। तो ये गुजरात में लोथल है और यहीं पर जो भोगवा नदी है उसी के तट पर हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग। निम्न में से असत्य कथन को पहचानना है। जो कथन असत्य है वो पहचानना है। तो पहला इसमें कथन क्या है? चंद्रयान 3 का जो लिफ्ट भार है वो 3900 kg का था। इसका दूसरा ऑप्शन है, चंद्रयान 3 के जो लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग 14 लूनर डे के बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंडर विक्रम का अकेला वजन 1752 किलोग्राम है। चौथा ऑप्शन, केवल रोवर का भार 26 किलोग्राम है। तो दोस्तों इसको थोड़ा से ध्यान से पढ़ना और कौन सा सही है इसमें बताना। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, या 1 या 2 सही है, या 1 और 4 सही है, या ऑप्शन नंबर चौथा है 2, 3, 4 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और चौथा सही है। इसमें जो दिया गया है रोवर मतलब लैंडर और रोवर जो मिशन लाइफ है वो 14 लूनर डे नहीं, मतलब 14 जो लूनर डे है वो 14 दिन के बराबर है। इसमें लैंडर विक्रम का जो अकेला वजन है 1752 किलोग्राम दिया है। ये इसमें लैंडर और रोवर दोनों कर मिलाकर, मतलब लैंडर प्लस रोवर इन दोनों का जो भार है वो 1752 किलोग्राम है। दोनों को मिलाकर 1752 किलोग्राम है और जो केवल रोवर का भार वो 26 किलोग्राम है। ये सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो फ्लोरीन में दोस्तों 60 कार्बन परमाणु होते हैं। निम्न जीवों में कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो जो चीता है ये भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। और जो कृष्णग्रीव सारस ये भी पाया जाता है। उड़न गिलहरी ये भी पाया जाता है। इसके बाद जो हिम तेंदुआ है ये भी पाया जाता है। और जो चीता है, चीता विलुप्त हो गया था। चीता भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्संस्करण की जांच की 5 चरणों की जो प्रक्रिया है वो संबंधित है। तो ये जो संबंधी है प्लास्टिक पुनर्चक्रण से संबंधित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम रैपिड फायर में चलेंगे। उत्तर प्रदेश मिलेट्स मतलब कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन इस पर विचार करते हैं देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर करके अब दिखाई दे रहा है। पहला है, इससे कदन मतलब कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, इसको 2022-23 से 2026-27 तक संचालित किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बंजर कहाँ पाया जाएगा? क्या झांसी में पाया जाएगा, आगरा में, या हरदोई में, या कानपुर में? तो इनसे सबसे ज़्यादा जो
सर्वाधिक बंजर भूमि है वो झांसी में पाया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपर्दन सर्वाधिक मिलता है? तो वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? इटावा, कन्नौज, मथुरा, आगरा, झांसी, बांदा, आगरा या मैनपुरी। तो सबसे ज़्यादा जो वायु अपर्दन है ये मथुरा और आगरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र नागपुर में व्यवस्थित है। जो नीरी है, नीरी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र नागपुर में व्यवस्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का सही संयोजन है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, या दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, या तिरुचिरापल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध विद्वान लेनपून ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी? जो प्रसिद्ध विद्वान था लेनपून, अकबर की संज्ञा किसको दी थी? दारा सिकों को, इब्राहिम द्वितीय, या मोहम्मद शाह रंगीला, या जहांदार शाह। तो किसको दी थी जो उपाधि है लघु अकबर की? तो दारा सिकों को लघु अकबर की उपाधि दी थी। किसने दी थी? लेनपून विद्वान, जो प्रसिद्ध विद्वान था लेनपून, किसने दी थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो जो ऋग्वेद है ये ऐतरेय ब्राह्मण का है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, या अथर्ववेद तांडव ब्राह्मण। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो गलत है वो अथर्ववेद है, वो तांडव ब्राह्मण का नहीं है। कौन से का है? तो तांडव ब्राह्मण का नहीं है, तो कौन ब्राह्मण का है? ये हो जाएगा ग्रंथ गोपथ। जो अथर्ववेद है वो ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण का है। और इसके बाद सामवेद पंचविश ब्राह्मण, और जो यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? तो जो अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है, कौन सा ग्रंथ है? परिशिष्ट पर्व, या प्रबंध कोश, या प्रबंध चिंतामणि, इसके बाद गार्गी संहिता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो प्रबंध चिंतामणि है, ये अर्थशास्त्र पर लिखी एक टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शीशम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो शीशम के कथन पर, मतलब शीशम का जो वृक्ष है वो, शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है। दूसरा कथन है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है उसे पहचान कर बताना है। तो इसमें से केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 या 2 दोनों सही हैं। मतलब जो शीशम वृक्ष है वो एक पर्णपाती वृक्ष है, वो अपने समय पर पत्ते उसके जो है झड़ जाते हैं, और ये जो उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरानी का मूल प्रजाति है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करें। तो पहला है इसका, यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के साथ माध्यम से जुड़ा है। यानी जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से क्या जुड़ा है। इसका दूसरा कथन कह रहा है, यह उद्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर और राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा है। मतलब जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी और रणथंभौर कहाँ, राजस्थान, राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य से क्या जुड़ा है या नहीं जुड़ा, इसके बारे में बताना। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं
केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में असत्य युग्म का चयन करें। तो इसमें जो असत्य युग्म है उसके बारे में बताना। तो आप पहला है, इसमें ए नंबर है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में क्या स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है? कूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो जिसमें जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में स्थित सही है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में सही है, कूनो टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है सही है, और दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग क्वेश्चन है। नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? तो जो प्रभाकर का विपुल से संबंध है वो किसका है? नाना या माँ का पिता का संबंध है प्रभाकर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि क्यू का अर्थ प्लस, जे का अर्थ गुणा, टी का अर्थ माइनस, के का अर्थ भाग, तो 52 के 4 क्यू और 6 जे 12 टी और 8 का मान क्या होगा? मतलब ये जो के का मतलब क्या दे रखे हैं यहाँ पर? भाग का निशान। ये सभी यहाँ पर पुट करेंगे जितने भी मान दे रखे हैं, तो इसको हल करेंगे। हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आंसर इसका हल करने पे कितना आ रहा? 77 यानी 77 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये दिया गया है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं वो हमें गिनकर बताना है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? यहाँ पर 1, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर टोटल 10 त्रिभुज बने हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देख लेंगे 10 के बाद देखिए एक ये बना है, 11 हो गए हैं, एक ये 12, एक इधर ये 13 हो गए हैं, एक ये 14, ये 15 और एक ये 16। इसके बाद ये 17 और ये 18, ये 19 और ये 20। टोटल इसमें कितने? 20 त्रिभुज टोटल बने हैं। अब एक बार ध्यान से देखेंगे तो 20 त्रिभुज इसमें बने हैं टोटल, वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन से हैं देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर करते हैं बस। 0 से 1 वर्ष आयु के शिशु मृत्यु दर, मतलब प्रति 1000 जीवित जन्म पर 0 से 1 में जितने बच्चे जीवित हैं को वर्ष 2026 तक 32 और वर्ष 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य है। और दूसरा कथन है 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें कहा गया इसमें से कौन सा सही है, पहला या दूसरा? तो दोस्तों इसमें से पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ये हम नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ये इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसका राइट आंसर है ए बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम थोड़ा ऊपर करके। इस योजना, पहला कथन है इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु के लाभार्थियों को पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो पहला क्या सही है? तो पहला सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस मतलब 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य सरकार का अंश होगा और 200 रुपये केंद्र सरकार का अंश होगा। मतलब जो 500 रुपये टोटल इसमें 300 रुपये राज्य सरकार देगी और 500 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी।
तो इसमें सही ऑप्शन है सी नंबर, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें से जो सही सुमेलित उसे बताना। जो मधुपुरी है, मधुपुरी मतलब मथुरा, मथुरा का जो प्राचीन नाम है क्या, मधुपुरी था। और ब्रह्मसारणी का नाम क्या, बरसना, मतलब जो ब्रह्मसारणी पुराना नाम था, बरसना नया नाम है। और जो ब्रह्मवर्त का आधुनिक नाम क्या, बिठूर है। और चंद्रनगर का आधुनिक नाम क्या, फर्रुखाबाद है। तो इसमें से क्या बताना हमें, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो चंद्रनगर है ये फर्रुखाबाद नहीं है। तो चंद्रनगर को क्या कहते हैं, चंद्रनगर को फिरोजाबाद कहते हैं। चंद्रनगर को क्या कहेंगे, फिरोजाबाद। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दी गई कोटों की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। क्या दिया, नहर परियोजना उद्गम स्थल। तो ये देखते हैं नहर परियोजना और उद्गम स्थल। जो मध्य गंगा नहर है इसका उद्गम क्या, बिजनौर से हुआ है। सरयू नहर का उद्गम कतरनिया बहराइच से हुआ। घग्घर नदी का उद्गम मिर्ज़ापुर से हुआ, यानी जो मैदहा बांध नहर हमीरपुर। अब इसको हमें क्या करना, मिलान करना। जो मध्य गंगा नहर ये कहाँ से हुआ, बिजनौर। ये सामने सामने हो जाएगा मिलान, बिजनौर से हुआ है। इसके बाद जो सरयू नहर है, सरयू नहर का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ, कतरिया बहराइच, ये भी सही है। इसके बाद घग्घर नहर है ये मिर्ज़ापुर, ये भी सही, मिर्ज़ापुर। और इसके बाद जो मैदहा बांध है ये हमीरपुर, ये भी सही है, हमीरपुर या बिरमा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 लगातार ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, माहीगीर जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। क्या ये सही है। दूसरा, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। इसका और ऑप्शन है, इसका आंसर है केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 या 2 सही या तीनों सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 और 2 दोनों सही। जो माहीगीर और बुक्सा दोनों जनजाति हैं ये कहाँ पाई जाती है, बिजनौर में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में करंट का क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 के लैंडर साइट का नाम क्या रखा, तिरंगा, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति। तो इसका नाम क्या रखा, शिव शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो लैंडर का नाम, मतलब जो चंद्रयान 3 है वो जो वहाँ चंद्रयान यानी चंद्रमा पर जब उतरा था और वहाँ का जहाँ पे उतरा था वहाँ का जो लैंडर पॉइंट साइट का नाम क्या रखा गया था, तो शिव शक्ति नाम रखा गया था। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया गया है। तो जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है ये विकसित किया गया है तो ठाणे महाराष्ट्र में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए नंबर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 करंट से है। मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 75वां स्थान हासिल किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस संस्था ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। तो ये कौन सा संस्था है, IIT BHU, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। जो IIT कानपुर है यह अभी आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है। तो जो मिशन
नंद बाबा ये उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? तो ये लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा। तो इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा आगरा। जो रेल हेरिटेज पार्क है और रेल कोच रेस्टोरेंट है, ये कहाँ खोला जाएगा? आगरा में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध है। तो प्रतिछाया जो बैंकिंग है उसका संबंध क्या है? पहला ऑप्शन घरेलू बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलना। दूसरा ऑप्शन है विदेशी बैंकों द्वारा देश में बैंकिंग गतिविधियां कराना। तीसरा ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना। चौथा ऑप्शन है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना। नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपाय गम क्या हैं? तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बैंक दर में वृद्धि। दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। तीसरा है सांविधिक तरल अनुपात में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना है। जो जीवों के शुष्क भार हैं वो 49% कार्बन से बना है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी, कुल वायुमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है। ऑप्शन नंबर सी, जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है। ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कार्बन है, मतलब फास्फोरस चक्र में जो कार्बन है वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्या होता है ना, इसमें सही युग्म चयन करना है। जो SDG गोल, मतलब SDG 3, जो SDG 3 मतलब जो भी जितने भी गोल हुए थे, सतत विकास गोल जितने भी हुए थे, उसमें से SDG जो 3 गोल है उसका क्या मतलब? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। SDG 8 धारणी स्वच्छ ऊर्जा। SDG 11 उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन। SDG 17 सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। इसमें से क्या होता है? सही युग्म का चयन करना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाए? तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SDG 17 सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। और SDG 3 क्या है? SDG 3 है स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। मतलब SDG जो 3 है स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। और SDG 8 क्या है? SDG 8 सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास। और SDG 11 क्या है? सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना SDG 11 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समांतर सरकार का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन सोनार सरकार, दूसरा है अमीन सरकार, तीसरा जाति सरकार, चौथा है ओपनोर सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दीनबंधु ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलगोटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, डी ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1873। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, ये अधिनियम जो है गलगोटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए वर्ष 1932 ईस्वी में प्रदान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस वक्त जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सूची एक सूची को 2 मिलान कीजिए तथा नीचे कोड की सहायता से उत्तर की जांच कीजिए। इसके बाद योजनाएं हैं और कब स्टार्ट की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसको हम मिलाते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को कहाँ से मिलाएंगे? जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब आई थी? 31 जुलाई 2019 को आई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 से मिलाएंगे। और दूसरा किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना को कहाँ से मिलाएंगे? तो 26 मई 2017 को आई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब आई थी? 18 फरवरी 2016 को। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कब आई थी? 1 जुलाई 2015 को आई थी। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1948 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन BOP के खाता है? तो चालू खाता, पूंजी खाता, अशुद्धियाँ तथा भूलें, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित कोष में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोड के हिसाब से हमें इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब जितने भी हैं इसमें सभी सही हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो मिश्रित है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, तो ये गलत हो गया। जो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल है संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, कहाँ से लिया गया? तो ये रूस से लिया, सोवियत संघ रूस से लिया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका वजह केवल एक, पहला ही केवल सही था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन हमें बताना है। पहला है बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन मिशन शुरुआत करने की घोषणा की गई है, ये बात सही है। दूसरा है इसका उद्देश्य वर्ष 2023 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है, इसमें दूसरा गलत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, कोयला उत्पादन 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है छत्तीसगढ़ में 22.12% संपूर्ण उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ देश में कोयला उत्पादन में शीर्ष है। तो जो कोयला उत्पादन में सबसे आगे कौन है? छत्तीसगढ़, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी निजी क्षेत्र में। तो जो सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी वो निजी क्षेत्र में नहीं है, किस क्षेत्र में है? तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत में कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये भी सही, पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? कोड की सहायता से हमें आंसर बताना है। पहला, राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा यानी दिल्ली और पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य। तीसरा ऑप्शन है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य।
चौथा है सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इसमें से हो जाएगा जो सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल ये नहीं रहेंगे, और जितने भी निर्वाचित सदस्य ये रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लेने का अधिकार उल्लेखित है। तो 7वीं अनुसूची में, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, सरकार द्वारा कर लगाने का अधिकार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए। तो जो नगर पालिका है उसमें 12वीं अनुसूची में टोटल 18 मत दिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित है। तो पहला कथन इसमें, संसद जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना है। जो संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बना है। 2 सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये भी सही है। जो राष्ट्रपति है ये किसी भी सदस्य, मतलब न राज्यसभा न लोकसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें एक और वह दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी या निश्चय करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। मतलब जो जाति है वो कौन सी है, अनुसूचित मानी जाएगी, वो जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 341(1) में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। तो संविधान का संतुलन चक्र जो है वो न्यायपालिका को माना जाता है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो जो संघीय प्रणाली में, मतलब निम्नलिखित में से जो लक्षण है वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता। तो कौन सा नहीं पाया जाता इसमें, संसद की सर्वोच्चता जो है ये नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति हैं वो किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा। तो सबसे अधिक जो मलिन बस्तियां हैं वो कहाँ रही हैं। तो वो सबसे अधिक मुंबई में रही हैं। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर में नहीं है। तो मिलियन शहर में इन चारों ऑप्शन में से मिलियन शहर में कौन सा नहीं है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या मुरादाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। और अभी तक मतलब जो मिलियन शहर में कितने शहर शामिल हैं। तो 7 शहर जो हैं मिलियन शहर में शामिल हैं। कौन कौन से, एक होगा कानपुर, एक लखनऊ, एक गाजियाबाद, और इसके बाद एक हो जाएगा आगरा के बाद एक है वाराणसी, और क्या है, एक मेरठ है, वाराणसी, मेरठ, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रयागराज। ये जितने 7 शहर हैं ये सभी मिलियन शहर में शामिल हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमि यानी भूभागों से होकर जाता था। जो पहले एक समय क्या था, जो भारत में जलमार्ग नहीं थे तो वहाँ पे अधिकतर भूभाग के रास्ते से ही जाया जाता था। इसके बाद दूसरा कथन है, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तो ये बात सही है। दोनों कथन क्या है,
दोनों कथन सही है या गलत, इसके ये हमें बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? हमें असत्य के बारे में बताना है। तो पहला कथन है, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन है, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। दूसरा ऑप्शन है, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। और चौथा ऑप्शन है, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर स्थिर दिया है, ये स्थिर नहीं अस्थिर भाग है। जो हिमालय पर्वत है वो क्या है? अस्थिर भाग है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो जो भारतीय नदियाँ हैं इनको मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन से हैं? एक है मतलब हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन, मतलब जो काकोरी कांड है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? तो अशफाक उल्लाह खां हैं, इनको क्या किया था? इनको जो काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाल, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था? तो ये वारेन हेस्टिंग था। जो वारेन हेस्टिंग था ये अधिक भाषाओं का जानकार था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? तो सबसे पहले साम्यवादी सरकार केरल में बनी थी। और कब बनी थी? तो 1957 में केरल में साम्यवादी सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो घटप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा, ये तीनों जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। तो दक्षिण एशिया में या पश्चिम एशिया में या दक्षिण पूर्व एशिया में। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो 27 डिग्री और 30 डिग्री धाराएं हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। और दूसरा कथन है, भारतीय जनगणना जनसंख्याकी सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की जांच कीजिए। सूची 1 सूची 2 है। इसमें क्या दिया है? मानसूनी वन, विषुवतरेखी वन, भूमध्य रेखी वन और शंकुधारी वन। ये सब वन कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताना। जो मानसूनी वन है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सागौन तथा साखू। तो सागौन तथा साखू इसको मिला देंगे ऑप्शन नंबर 3। इसका इसमें ऑप्शन नंबर 3 1 और 3 पहले में ही है और किसी में है नहीं, तो इसका राइट आंसर लगा देंगे 1 और 3। और विषुवतरेखी वन, जो विषुवतरेखी वन है ये कहाँ पर रहता है? महोगनी, यानी महोगनी एवं रोजवुड।
और जो भूमध्य सागरीय वन है, भूमध्य सागरीय वन, ये कहाँ पर जाएगा, आलू बुखारा, तो आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून। और शंकुधारी वन चीड़ तथा फर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और किस तट पर स्थित है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेनिश भाषा और देश, क्या जो डेनमार्क की भाषा डेनिश है, नीदरलैंड की भाषा डच है, चीन की भाषा क्या मंदारिन, और थाईलैंड की भाषा क्या भाषा है। जो थाईलैंड की भाषा नहीं, ये गलत है। थाईलैंड की भाषा क्या है, तो थाईलैंड की भाषा है थाई। थाईलैंड की भाषा क्या है, थाई। ऑप्शन नंबर डी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो जो जायरे नदी या कांगो नदी, इसी का नाम कांगो का दूसरा नाम जायरे नदी है। तो जायरे नदी या कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 क्वेश्चन नंबर है, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू कब की गई। तो भारत में जो हरित राजमार्ग नीति है ये कब शुरू की गई, तो 2015 में भारत में हरित राजमार्ग की नीति शुरू की गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। तो जो मृदा की अपक्षय हुई है वो विदरी फिसर मतलब ज्वालामुखी चट्टान के कारण जो है, जब ज्वालामुखी चट्टान का अपक्षय हुआ तब काली मृदा की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में लिखिए। तो बारालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा, जेलेबजा दर्रा, बोमडीला दर्रा, इन सबको हमें कहाँ से लगाना, पूर्व से पश्चिम, मतलब पश्चिम से पूर्व, मतलब इधर से इस दिशा में लगाना है। ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा पूर्व। अब जो बारालाचा दर्रा है ये कहाँ पाया जाता है, इसके बाद बारालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा ये, और जेलेबजा दर्रा और बोमडीला दर्रा, इन सभी का पश्चिमी जो है विस्तार कैसे है वो बताना है। तो जो बोमडीला दर्रा ये कहाँ पाया जाता है और बारालाचा दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो इसको हम बताते हैं। जो बारालाचा और सिपकिल्ला दर्रा, ये जो दर्रा है, जो बारालाचा और सिपकिल्ला दर्रा, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और जेलेबजा दर्रा, जो जेलेबजा दर्रा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सिक्किम में। जेलेबजा दर्रा कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में। और बोमडीला दर्रा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे ऊपर भारत के नक्शे में देखें तो सबसे ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम साइड में आता है, उसके बाद फिर सबसे बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे ही सीरियल से 1 2 3 4 के सीरियल से लगा देंगे तो 1 2 3 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो ये जो कोरोमंडल तट है ये स्थित है कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग मतलब 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल द्वारा जो अंडमान एवं निकोबार है ये पृथक किया जाता है आपस में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 75 है,
पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्रों में संबंधित दी गई सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो मिला लेते हैं सूची 1 और 2 को। जो पंजाब हिमालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 सतलुज तथा सिंध नदी। पंजाब हिमालय कहाँ है? सतलुज तथा सिंध नदी। तो इसका राइट मतलब 1 का 4 बी में है और सी में है। इसके बाद कुमायूं हिमालय कहाँ है? सतलज और काली नदी, कुमायूं हिमालय। 3-3 दोनों बराबर चल रहा है। इसके बाद नेपाल हिमालय कहाँ? तो नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और असम हिमालय जो है तीस्ता तथा दिहांग के बीच असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4-3-2-1। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। दूसरा, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है। तीसरा है, उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। तो इसमें से कौन सा सही वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 1 और 2 सही है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन कथन तीसरा कहा है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती, तो यहाँ पर घटती नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मैंग्रोव वनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। दूसरा, मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। तो जो पंजाब है इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमि का निम्नीकरण है, इसका सबसे ज़्यादा कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, या वनोन्मूलन, या अति पशुचारण। इसका जो अधिक सिंचाई है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, किस फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं? तो इसमें जो तूर या अरहर का दाल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित सूचियों में असत्य सूची का चयन कीजिए। तो इसमें जो असत्य है उसके बारे में बताना है। जो काला आजार है, काला आजार जो है यही इसमें असत्य है। जो काला आजार जीवाणु नहीं है, काला आजार क्या है? काला आजार एक परजीवी मतलब प्रोटोजन बीमारी है। उसके बाद गंजापन कवक से होता है, जो हर्पीज है विषाणु से होता है, ट्रेकोमा जो है वो विषाणु से होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, जड़ यानी रूट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंकुरण के समय बीज का जो प्रकुरण जड़ का निर्माण करता है। तो इसमें जो अंकुरण के समय जो बीज है वो बीज क्या करता है? जब प्रकुरण है जड़ का निर्माण नहीं करता, ये कौन करता है? मूलांकरण करता है जड़ का निर्माण। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाए, तो केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, किस विटामिन में रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड होते हैं? तो विटामिन ए में ये तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है? तो जो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है इसमें कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर कहाँ पर जाता है? विटामिन ए में गाजर पाया जाता है। नेक्स्ट है 84 नंबर, विटामिन B12 एक फोलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया है विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? बड़ी माता, रेबीज, एड्स, ये जितने भी ये वायरस के कारण होते हैं। जो एंथ्रेक्स है ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम
होगा तथा अधिकतम घनत्व की स्थिति में पानी का आयतन कम होगा। तो 277 केल्विन आयतन न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वी.आर. सिंधे ने 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की स्थापना सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने निम्न में से किस सत्याग्रह विद्रोह का समर्थन किया था? जो मोपला विद्रोह या खेड़ा सत्याग्रह या पाबना विद्रोह या चंपारण विद्रोह? तो ऑप्शन नंबर सी पाबना विद्रोह जो है उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से जाकात कर नामक कर जो जाकात कर था उसको हटा दिया था? तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। सिकंदर लोदी का जो वंश था सिकंदर लोदी कब से कब तक राज किया? तो जो 1451 से लोदी वंश 1526 तक लोदी वंश रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्णदेव राय के दरबार भेजा था? तो जो फादर लुई थे इनको कृष्णदेव राय के दरबार भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो कृष्णदेव राय इनका कार्यकाल कब तक था? 1509 से लेकर 1529 तक इनका कार्यकाल था। और कहाँ के थे? तो विजयनगर के थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। ध्वनि के विषय में निम्न कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ नहीं होती, अनुदैर्ध्य होती हैं। तो पहला ऑप्शन ही असत्य हो जाएगा और बाकी सब सही है। नेक्स्ट आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर का जांच कीजिए। तो जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कावेरी में। इसके बाद ठीक हो गया, ठीक। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी में। और जो वेरीनाग सीता झरना कहाँ? तो झेलम। वेरीनाग सीता झरना जो है झेलम नदी पर है। कहाँ पर वेरीनाग सीता झरना? झेलम नदी पर। और इसके बाद जो महाबलेश्वर की पहाड़ी है कहाँ से निकलती? तो कृष्णा नदी से। इसके बाद छोटा नागपुर पहाड़ जो है वो स्वर्ण रेखा नदी। तो ऑप्शन नंबर ABCD मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग में एक सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो जो बर्लिन ये राइन नदी के किनारे नहीं है। बर्लिन जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना डेन्यूब नदी। बाकी सब सही है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का जांच कीजिए। इसके बाद जो विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? तो विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर दूसरे से मिलान करेंगे। जो राजरानी मंदिर है, राजरानी मंदिर कहाँ? तो राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। और कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश खजुराहो में है। इसके बाद भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जांच करना है। नगर समीपवर्ती नदी
बेतून नगर इसके किस नदी के, इंद्रावती नदी के समीप में स्थित है? किसके समीप में स्थित है ये बताना। तो बेतून नदी जो है ये ताप्ती नदी के समीप में स्थित है। इसके बाद जो जगदलपुर है ये इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। और जो जबलपुर कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी। इसके बाद उज्जैन क्षिप्रा नदी, इसका इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस अमेजन नदी जो है सबसे लंबी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और बहाव और चौड़ाई की दृष्टि से दूसरे नंबर पे कौन आती है? अमेजन नदी आती है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, वर्षा मतलब जो खनिज है वो क्या है? वो क्या है? समाप्त होने योग्य। और सौर ऊर्जा जो असमाप्त होने योग्य। और जो बायोगैस है ये क्या है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और वनारोपण से क्या होता है? वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इस कोड के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम कोड देखेंगे तो कोड के हिसाब से राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? जो क्यू इंग्लैंड है, ये क्यू इंग्लैंड क्या विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। एड्रियाटिक सागर की रानी क्या रोम को कहते हैं? लारेन कोयला क्षेत्र फ्रांस को कहते हैं? वेस्ट मिडलैंड क्या बर्मिंघम को कहते हैं? और टूला क्या रूस को कहते हैं? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो एड्रियाटिक सागर की रानी, ये रोम जो है इसको रोम को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? एड्रियाटिक जो इटली में स्थित जो वेनिस शहर है, वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत का स्थल कहते हैं? जो प्रातःकालीन शांत स्थल है किसे कहते हैं? तो कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं। और जापान को उगते हुए सूरज का स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 है हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल त्यौहार। और कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जश्न ए रेख्ता क्या है? तो जश्न ए रेख्ता क्या है इसके बारे में देखेंगे। जश्न ए रेख्ता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, जश्न ए रेख्ता है। नेक्स्ट है 103 नंबर पूर्ण कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो कब लगता है? वो 12 वर्ष में एक बार लगता है। मतलब अगर अर्ध कुंभ मेला पूछा जाए तो 6 वर्ष में, और पूर्ण कुंभ मेला तो 12 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध रखते थे? तो कथक से जो है पंडित बिरजू महाराज रखते थे संबंध। मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर 105 मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ हुआ? तो 1975 में खजुराहो नृत्य का शुभारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में स्थित है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन नंबर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है? तो ये वैली ऑफ द किंग कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है वैली ऑफ द किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो राज्य में स्थित है मतलब किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में एक है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वेणुवन विहार जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, 150 में तात्कालिक इंडोनेशिया राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे? तो सुकर्णो थे। जो सुकर्णो थे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो पहले गणतंत्र दिवस में आए थे। क्वेश्चन नंबर 113, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है? तो शिवांगी पाठक हैं भारत की सबसे पर्वतारोही। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला कौन है? तो फातिमा बीबी जो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला है। नेक्स्ट है 15 अगस्त, करंट से क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 में IT कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, जुलाई 2023 में 23वें SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो जो जुलाई 2023 में भारत ने SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, अगस्त 2023 में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रॉकेटरी द नाम्बी इम्फेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा राज्य था? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य जो जल पुरस्कार है वो दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो जो 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो 2022 शिव शंकरी को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 121, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। 122 क्वेश्चन नंबर है, जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो नाटो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर बी से हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। धीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शांत। और उत्तेजित का क्या होगा? उत्तेजित का होगा क्रोध। उत्तेजित का क्रोध होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। तो जो बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये सभी क्या हैं? बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी
इस्पात हैं, और उसके बाद इस्पात संयंत्र हैं, और उसके बाद जो ये बड़ौदा, कानपुर, लखनऊ, ये सभी यहाँ शहर हैं। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन नंबर। एक निश्चित कोड भाषा में एवॉइड को 85395 और मल्टी को 56679 लिखा जाता है, तो कोड भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45447। क्वेश्चन नंबर 127 उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या, मतलब 7, 56, 128। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो 7 है, 7 का गुणा हम 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। इसके बाद 28 का 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 28 चौके 112, और 56 को 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 224। 224 को 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 9, और इसके बाद 4 दूना 8, यहाँ पे आ जाएगा 896। कितना आ जाएगा 896। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर जो ये खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा ये भरना है। तो यहाँ पर देखिए 28, 8, 6, इसमें कैसा संबंध होगा, यहाँ पर 28 प्लस 8 कितना होगा, 28 प्लस 8 होगा 36, और 36 ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो यहाँ पर जो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 6 लिख दिया गया है। इसी प्रकार 18 और 63 को जोड़ेंगे आएगा 81, और 81 क्या होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया, 9 लिख दिया गया। इसी प्रकार 94 और कितना जोड़ेंगे 13 का वर्ग है, तो 13 का वर्ग होता है 169, 169 जो है 13 का वर्ग होता है। तो 94 से अगर हम मतलब 169 से 94 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कितना आएगा। तो इसको घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 5 और 9, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ कितना आया 75। तो यहाँ पे कितना आएगा 75 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 75। 128 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है, फिर वह बाईं वह मुड़ जाती है और मुड़ जाती है। 6 मीटर चलती है, वह बाईं और मुड़ जाती है, और 5 मीटर चलती है, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, और 6 मीटर चलती है, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, और 5 मीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री में मुड़ेंगे। तो इसको हम देख लेंगे कैसे मुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, जो ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर की ओर हो जाएगा इसका मुँह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 20 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन होते हैं? अगर हमें परमाणु संख्या पूछा जाए तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, परमाणु संख्या होंगे। अगर परमाणु भार पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ लेंगे, जितना आएगा वो परमाणु भार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन शामिल नहीं है? तो किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा प्लांटी एनिमेलीज शामिल है, लेकिन एंडोस्पर्म जो है ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, 132। किस क्रांतिकारी ने बम का समर्थन लिखा था? तो जो बम का समर्थन लिखा था वो कौन से क्रांतिकारी थे? तो भगवत चरण बोहरा जो थे वो बम का समर्थन लिखा था। क्वेश्चन नंबर 133। कांग्रेस के संस्थापक ए ओ होम की जीवनी किसने लिखी? तो जो कांग्रेस के संस्थापक ए ओ होम की जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित सूची को कोड की सहायता से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को मिलाना है। वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, ये क्या, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री को कहाँ से मिलाएंगे? इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, यानी 1 का 4। इसके बाद वी.डी. सावरकर जो हिंदू सभा, 2 का 2 रहेगा। फिर रामास्वामी नायकर को मिलाएंगे कहाँ से? रामास्वामी नायकर जो हैं वो जस्टिस पार्टी, रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी, 3 का 3। और इसके बाद बी.टी. रणदिवे, इसको कम्युनिस्ट पार्टी से मिलाएंगे देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर हमें बताना है। तो पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। यहाँ पे संस्थान और वर्ष बताना है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिखाइए दे जो ने संस्थान और वर्ष अब दिखाई दे रहा है। जो भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, इसकी स्थापना क्या 1963 में हुई थी। मिलान करना हमें। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, ये हमें बताना है। नीचे कोड दिया है, इसी हिसाब से बताना है। तो हम यहाँ पे मिला देते हैं। जो भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1995। दूसरे को मिलाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। दूसरे का पहला हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है, इसको मिलाएंगे 1988-89। और इसके बाद अयोध्या शोध संस्थान मिलाएंगे 1986। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, इसमें से कोड के हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 136 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में आया, स्थापना हुई इसकी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में, अल्पसंख्यक आयोग 1994 में, राज्य मानवाधिकार आयोग 2000 में। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये 2000 में नहीं आया। कब आया, 2002 में आया। 7 अक्टूबर 2002 में आया। डेट याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, सिद्धार्थनगर उपयुक्त में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में बताना है। तो कौन कौन नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो हमें बताना है। नेपाल के साथ सीमा साझा कौन करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले टोटल कितने 7 देश हैं। तो टोटल 7 ज़िले हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में टोटल 7 ज़िले हैं। जो महाराजगंज करता है, इसके बाद महाराजगंज के बाद पीलीभीत करता है, पीलीभीत के बाद जो रामपुर है, रामपुर नहीं करता, सिद्धार्थनगर करता है, और इसके बाद फिर रामपुर नहीं करता, रामपुर और 3 ये हो गए। चौथा है सिद्धार्थनगर है इसमें। इसके बाद बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, ये सभी मिलाकर टोटल 7 ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये जो मत दिया था, ये किसने दिया था। तो वारामिहिर ने कहा था पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 139 है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। जो कपास है, इसको क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन नंबर 140, जनजाति और राज्य। तो कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ये हमें बताना। तो केरिया जनजाति, केरिया जनजाति कहाँ निवास करती है। तो केरिया जनजाति उड़ीसा। सुमेलित बताना, कौन सा सुमेलित है। तो केरिया जो जनजाति है उड़ीसा में सुमेलित है। पहला तो सुमेलित है। खेरिया जनजाति उत्तर प्रदेश, ये गलत है। यानदी जनजाति जो राजस्थान में है, ये भी गलत है। इसके बाद जो पालियान जनजाति है तमिलनाडु, ये सही है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो खेरिया जनजाति है ये कहाँ रहती है, बिहार में। खेरिया जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये खेरिया जनजाति रहती है। और जो यानदी जनजाति है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यानदी जनजाति रहती है।
तो दोस्तों ये हो गया टोटल 140 क्वेश्चन। ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला था। दोस्तों आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों, और दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी। और ये प्रीवियस ईयर का पहला पेपर होगा दोस्तों, अगर आप लोग चाहे तो हम इसका सेकंड पेपर भी दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इसका सेकंड पेपर जल्दी से जल्दी आप सभी को प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।